गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट शुरू किए थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसिक बात रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, पेरेंट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसके आधार पे कितने तरह का रिप्रोडक्शन है वो देखे थे। फर्दर आज बात वहाँ से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। बताए थे कल कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है। उसके बाद बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, रिप्रोडक्शन में कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व है इसके आधार पे दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बात किए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है ऑफस्प्रिंग होता है या प्रोजेनी होता है वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल किए थे, क्या, क्लोन। फिर देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है विथ अपोजिट सेक्स। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन भी होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे asexual reproduction. In this method, single individuals is capable of producing offspring. asexual reproduction में एक अकेला पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में क्या होता है, सक्षम होता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents. मतलब इसके परिणाम स्वरूप, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है, जो प्रोजेनी होता है, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ तो मैच करेगा ही, बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट के हूबहू होता है। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. Morphologically and genetically similar individual के लिए हम क्लोन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्लोन। ये बात हम कल देखे थे। इसके बाद आज यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखे थे कि ये ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होता है, आगे बात कर रहे हैं। और बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन के जरिए क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अमीबा के अंदर दिखाया गया बाइनरी फ्यूजन, और यहाँ पे ईस्ट के अंदर बर्डिंग दिखाया गया। क्या होता है, हम बात कर रहे हैं। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। ज्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक सेल दो भाग में बढ़ जाता है। जब इस सेल का आकार बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, ये दो भाग में इक्वली बढ़ जाता है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाल्फ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। एक सेल दो भाग में बढ़ जाता है और ये बाद में जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामीशियम। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट में क्या होता है, ये जो डिवीजन होता है अनइक्वल होता है। जैसे मान लो एक तरह, जैसे मान लो कि ऐसा ईस्ट, तो इसमें कुछ इस प्रकार का अनइक्वल डिवीजन होता है। ये स्मॉल आउटग्रोथ होता है जिसको हम बर्ड कहते हैं, या स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। बाद में जाके ये यहाँ से डीअटैच हो जाता है और ये बाद में जाके डेवलप हो जाता है, फर्दर डेवलप हो जाता है। तो in east the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent. इसमें ईस्ट में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है जो शुरुआत में उससे जुड़ा रहता है, बाद में जाके इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। बाद में जाके वहां से अलग हो जाता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये था ईस्ट के अंदर। देखिए बर्डिंग, जैसे यहां देखो ये बैक्टीरिया कैसे दो भाग में बढ़ रहा, ये बाइनरी फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा। यहाँ पे ईस्ट में देखते हैं, इसमें क्या होता है, बर्डिंग होता है।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड बडिंग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए स्मॉल आउटग्रोथ या बड, उसको क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये ईस्ट के अंदर क्या हुआ, शुरुआत में अनइक्वल डिवीजन हुआ और बाद में जाके ये यहाँ से डी अटैच हो जाएगा और वो ग्रो करेगा और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी हम पढ़े क्या कि फ्यूजन में क्या होता है, एक सेल टूट जाता है और उससे दो सेल बनेगा तो बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन का भी बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें से एक टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। अमीबा के अंदर देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, किस प्लेन के अलोंग सेल बट रहा है, इसके आधार पे बहुत तरह का बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें से एक है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ऐसे बीचों बीच लेंथ वाइज क्या होता है, दो एक से अलग हो जाएगा। ये इग्लिना के अंदर देखने को मिलता है। मतलब इन यूग्लिना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस से क्रॉस करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें ट्रांसवर्सली क्या होता है, दो सेल मतलब एक सेल बढ़ जाता है दो इक्वल सेल में। तो बाइनरी फ्यूजन जो पैरामीशियम में होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है पैरामीशियम में। मतलब इसमें जो डिवीजन का जो प्लेन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस से क्रॉस करता है। तो ये था ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। एक होता है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, इसमें सेल ऑब्लिकली क्या होता है, अलग होता है। सिराटियम इज द बेस्ट एग्जांपल। सिराटियम के अंदर क्या होता है, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। मतलब क्या क्या बात किए कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसमें सेल या ऑर्गेनिज्म दो इक्वल भाग में बढ़ जाता है और जो डॉटर सेल बनता है फिर बाद में ग्रो करता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन के अलोंग दो एक सेल बढ़ रहा है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है, उसके आधार पे क्या क्या बात किए। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, कहाँ होता है, यूग्लिना के अंदर। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहाँ होता है, पैरामीशियम के अंदर। और एक होता है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन जो हम लोग देखते हैं कहाँ, सिराटियम के अंदर। फिर आगे देखते हैं इनसे हमने क्या लिखा है, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट। फंजाई बोले तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का समूह है। ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। मतलब क्या है कि मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट सच एज अलगी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब फंजाई ज्यादातर सिंपल प्लांट जैसे कि अलगी ये रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर के जरिए, स्पोर। जिसका कॉमन एग्जांपल है जू स्पोर। जू स्पोर क्या होता है, थिन वाल्ड होता है और ये मोटाइल होता है। जू स्पोर दैट इज यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ये मूव कर सकता है। तो जू स्पोर के जरिए अलगी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोनिडिया, पेनिसिलियम का देखने मिलता है, हाइड्रा बर्ड्स, जेम्यूल्स होता है स्पंज में, पोरिफेरा। मतलब ये कुछ स्पेशल तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये सब क्या करता है, डिवाइड करता है, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे डिटेल में हम लोग जूस्पोर के बारे में, कोनिडिया के बारे में, और जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे हम जेम्यूल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे देखो एनसीईआरटी ये है क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर, ये पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया देख रहे हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्पोर है, स्ट्रक्चर है। यहाँ हाइड्रा में देख रहे हैं बर्ड्स,
अनइक्वल ग्रोथ होता है, शुरुआत में जुड़ा हुआ रहता है, फिर बाद में जाके यहाँ से डी अटैच हो जाता है, इससे नया हाइड्रा क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और जेम्यूल्स इन स्पंज, स्पंज की मतलब स्पंज में क्या होता है, जेम्यूल्स होता है, उसी तरह क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे बात कर, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब पहले समझ लेते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स होता क्या है। वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट्स, स्टेम, लिव्स, मतलब रूट से, स्टीम से, लिव्स से अगर नया प्लांट आता है उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर, अब रनर क्या होता है, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब प्लांट के अंदर कुछ यूनिट, कुछ स्पेशल तरह का वेजिटेटिव यूनिट होता है जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, जैसे कि रनर। ये सब प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ना क्लास 11 में, जब हम पढ़ाएंगे तो वहां बात करेंगे, अभी बस थोड़ा सा बताते हैं। ये सब एरियल और क्रीपिंग स्टीम है, ये राइजोम अंडरग्राउंड स्टीम है, ये भी अंडरग्राउंड स्टीम है, ट्यूबर ये भी अंडरग्राउंड स्टीम है जो फूड को स्टोर करता है। मतलब बात करेंगे उसके बारे में आगे। ये क्या है, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर एक तरह का, मतलब ये भी एक तरह का सब एल स्टीम है, बल्ब अंडरग्राउंड स्टीम है, अंडरग्राउंड कंडेंस स्टीम है। तो ये क्या है, ये खास तरह का वेजिटेटिव प्रोपागेल्स है, खास तरह का वेजिटेटिव यूनिट है जहां से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, देखो प्लांट का वह पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन रोल प्ले करता है, हिस्सा लेता है, वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेल्स। जैसे रनर हो गया, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। Obviously, since the formation of this structure does not involve two parents, obviously since the formation of this structure does not involve two parents, the process involved, यहाँ देखो यहाँ भी क्या एक ही पेरेंट्स के जरिए यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी एक तरह क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। जैसे देखो यहाँ पे आलू, ट्यूबर, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टीम है जो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। इसके पास क्या होता है, बर्ड्स होता है इस तरह का, इसको आई बोल रहे हैं। तो यहीं से क्या होता है, नया प्लांट का उदय होता है। ये राइजोम, जिंजर के अंदर राइजोम, ये भी अंडरग्राउंड स्टीम है, इसके पास भी बर्ड होता है, नोड्स यहाँ, तो यहां से नया प्लांट्स आता है। अगेव के अंदर बल्बिस होता है, एक मॉडिफाइड ये तरह का बल्ब्स है, मॉडिफाइड बर्ड्स है ये। अगेव के अंदर सेंचुरी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ब्रायोफाइलम के मार्जिन पे क्या होता है, इस तरह का एडवेंटिशियस बर्ड होता है जिससे नया प्लांट आता है। और ऑफसेट देखने को मिलता है वाटर हायासिंथ में, जलकुंभी में ऑफसेट के जरिए क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या है, ये है वाटर हायासिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये एक तरह का मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है भारत के अंदर। इसको भारत के अंदर इसके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भारत का था नहीं, उसको फॉरेन कंट्री से, दूसरे कंट्री से भारत में लाया गया। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लावर का शेप काफी अच्छा होता है, काफी अट्रैक्टिव दिखता है, इसलिए इसको लाया गया था। लेकिन ये क्या है, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से अपने संख्या को बढ़ाता है, जो अब जाके हम लोग का सरदर्द बन चुका है। ये क्या करता है, स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करता है। ये क्या करता है, वाटर बॉडी जहां पे ग्रो करता है वहां से ऑक्सीजन को रिटेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर जो वाटर बॉडीज के अंदर जो जीव है, जैसे मछली है, उसका मतलब उसको कम ऑक्सीजन मिल पाता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होता है। जितना तेजी से उसको हम हटाते हैं उतना तेजी से फिर से ग्रो कर जाता है। फिर देखना आगे, देखो यहाँ पे मतलब एक तरह का क्या हम बोलेंगे, एक खतरनाक वीड्स है जो बहुत तेजी से वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। देखो
वाटर हायसिंथ एक खतरनाक वृक्ष है जो हमारे वाटर बॉडी को बुरी तरह से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। देखो this टेरर ऑफ बंगाल, this is nothing but the aquatic plant water hyacinth jalkumbi, which is one of the most invasive plants found where there is standing water। रुके हुए पानी में ग्रो करता है। It drains oxygen from the water, वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज के अंदर जो जीव है, खासकर मछली, बड़े पैमाने पे वो मर रही है या मर जाता है मछली, या उसको दिक्कत होता है। This plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaf। इसका जो फ्लावर होता है काफी अच्छा दिखता है, इसके लीव्स का शेप भी काफी अट्रैक्टिव होता है, इसलिए भारत के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। मतलब ये बहुत तेजी से क्या करता है, फैलता है पानी के अंदर, क्योंकि यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है और इससे निजात पाना काफी टफ काम है। मतलब जैसे बोले ना कि जितना तेजी से उसको हटाते हैं उतना तेजी से क्या करता है, ग्रो कर जाता है। द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांट्स इन द प्लांट, द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। मतलब इसके में क्या होता है, ऑफसेट होता है, वहां पे बर्ड्स होता है, उससे ये ओरिजिनेट करता है। व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। मतलब ये नोड जब मिट्टी के कांटेक्ट में, नमी वाले जगह में, जब उस एरिया में जब नमी ग्रो करता है, मतलब ऐसे बोलेंगे नमी वाले जगह में ये आसानी से ग्रो करता है, जहाँ वाटर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी हो, तो यहाँ पे जो नोड होता है उससे क्या होता है, रूट ओरिजिनेट करता है, फिर वहां से नया प्लांट ग्रो करता है। जैसे देखो यहाँ पे स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में क्या होता है, देखो स्टेम और रूट में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, स्टेम के पास नोड एंड इंटर नोड होता है। अब नोड क्या होता है, नोड स्टेम का वह पार्ट है जहां से लीव्स या ब्रांच डेवलप होता है। दो नोड के बीच में जो गैप होता है उसको इंटर नोड कहते हैं। नोड जब ये नोड मिट्टी के कांटेक्ट में जाता है, वाटर वहां पे अवेलेबल होगा, तो वहां से क्या होता है, रूट डेवलप होता है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और जब यहां से रूट डेवलप होगा तो क्या होगा, प्लांट भी डेवलप हो जाएगा। ब्रायोफाइलम देखो, ब्रायोफाइलम के जो लिप होता है उसके मार्जिन पे ऐसे इस प्रकार से बर्ड प्रेजेंट होता है, और जब मिट्टी पे गिरता है तो अगर वहां पे पर्याप्त मात्रा वाटर होगा तो यहां से नया प्लांट्स क्या होगा, डेवलप होगा। वही बात यहां लिखा है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड अराइव फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लिप्स। लिप्स के मार्जिन पे क्या होता है, नोड्स प्रेजेंट होता है, वो उस नोड से क्या होता है, रूट डेवलप होता है, और वहां से क्या होता है, प्लांट डेवलप हो जाता है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। मतलब ये जो मतलब इसका इस्तेमाल गार्डनर्स बहुत अच्छे से करता है। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae and fungi. Asexual reproduction वैसे जीव में मोस्ट कॉमन है जो जीव या जिस जीव का जो ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल हो, लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे अलगी के अंदर, फंजाई के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अलगी एंड फंजाई क्या करता है, जैसे कंडीशन अनफेवरेबल होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। मतलब नॉर्मली जब सब कुछ ठीक है, हालात अच्छा होता है, कंडीशन फेवरेबल होता है, तो ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, एक्सेक्सुअली ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो ये यही जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जैसे कंडीशन बदला, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ है, तो सेक्सुअली इसलिए करना शुरू करता है ताकि उससे जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो वो चेंज वातावरण में खुद को ढाल सके। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता तो उसका जो संतान है वो
उस माहौल में ढल ही नहीं पाता, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करना शुरू करता है उस पार्टिकुलर कंडीशन में। कंडीशन क्या, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, तो ताकि उसका जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो, ऑफस्प्रिंग जो हो या प्रोजेनी हो, उस चेंज वातावरण में सही से सर्वाइव कर सके। Asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher, जो हायर प्लांट्स होता वो एसेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों को शो करता। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस प्रेजेंट, ज्यादातर एनिमल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, मतलब ज्यादातर जो हायर ऑर्गेनिज्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, सेक्सुअली ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। ये देखिए देखो वही बात है जो बताया कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो जिस जीव का ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल है, जैसे अलगी है, फंजाई है, ये क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और यही जीव जब कंडीशन जब कंडीशन फेवरेबल होता है, जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन जैसे ही कंडीशन बदल गया, कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, तब यही जीव क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और जो ज्यादातर जो एनिमल्स है वो क्या करता है, सेक्सुअली ऑफस्प्रिंग को डेवलप करता है। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग बात या इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग से जब एक इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है, एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो आगे लोग पढ़ेंगे, बाइनरी फिजिक्स समझ चुके हैं। बट फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जब ये जीव जब एडल्ट हो जाता है तो क्या होता है, कई छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, और प्रत्येक टूटे हुए भाग से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है फ्रैगमेंटेशन के अंदर। कुछ और बात खास, एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस मतलब एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं। एम्फीमिक्सिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन्स पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए हम क्लोन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के लिए हम क्लोन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और प्रत्येक इंडिविजुअल्स के लिए हम रैमेट्स का निर्माण करते हैं, रैमेट्स बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के लिए हम क्या करते हैं, क्लोन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और प्रत्येक इंडिविजुअल्स के लिए जो दिखने में एक जैसा हो और जीन के लेवल पे भी एक जैसा हो, तो प्रत्येक के लिए हम रैमेट्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिपेरेंटल होता है, एक पेरेंट शामिल होता है। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल, मतलब सोमैटिक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है जनरल बॉडी से। सोमैटिक पार्ट से बताते हैं दो तरह का पार्ट, एक जर्म सेल होता है, एक सोमैटिक सेल होता है। तो जो सोमैटिक पार्ट होता है, सोमैटिक पार्ट से अगर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, इसको बोलते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम क्या बोले थे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स या न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स होता क्या है, फ्लावर के अलावा जितना ही पार्ट प्लांट के तो सब वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, रूट, स्टेम, लिव्स वगैरह। तो रूट से नया प्लांट आ जाए, स्टेम से प्लांट आ जाए, लिव्स से नया प्लांट आ जाए, तब बोलेंगे क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें एक कटिंग क्या है, एक बहुत अच्छा बहुत कॉमन मेथड है। कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और लगाते हैं मिट्टी के अंदर, उससे नया प्लांट आ जाता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, गुलाब, रोज के अंदर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्या किया, प्लांट लिया गया, उसको कट किया गया, मिट्टी में लगा, नया प्लांट आ गया। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या किया जाता है, प्लांट के वह पार्ट, प्लांट का पार्ट जो काफी नाजुक है, उसको क्या करते हैं, नीचे में इस तरह से झुकाया जाता है, इसको बस क्लिप के जरिए या कोई सहारे के इसको बांध दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है इस तरह से। तो यहाँ से क्या होता है, रूट डेवलप होता है, रूट डेवलप होता है, यहाँ से कट कर देना, प्लांट आ गया। इसको बोलते हैं सिंपल लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या किया जाता है, जब टफ पार्ट होता है तो कुछ इस प्रकार से मिट्टी का एक ढेर चढ़ा देते हैं और यहाँ पे
जैसे यहाँ 3 ब्रांच दिखाया गया है, तो यहाँ से रूट डेवलप हो जाए, यहाँ से रूट डेवलप हो, यहाँ से, और इसको अलग अलग काट देंगे, ये हो जाएगा माउंट लेयरिंग, या इसको बोलते हैं स्टूल लेयरिंग। एक होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, जैसे मान लो कोई जो प्लांट है जिसके ब्रांच ऊपर में टफ है, हार्ड है, तो क्या करते हैं एयर में, ऊपर में क्या करते हैं, उसको झुकाते नहीं, ऊपर में क्या करते हैं, उसके ब्रांच का ऊपर से जो बार्क लेयर होता है, जो छाल होता है, उसको हटा देते हैं। उसके हटाने के बाद क्या करते हैं, मतलब मॉस के कुछ डायोफाइट्स, कुछ हो सके तो हार्मोन वगैरह, प्लांट हार्मोन को डाल के मॉस लपेटते हैं और प्लास्टिक से कवर करते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, यहाँ से रूट डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा, यहाँ से कट कर देंगे, उसको मिट्टी में लगा देंगे। ये कहलाता है एयर लेयरिंग। लीची बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। देखो लेयरिंग में द स्टीम ऑफ प्लांट इज बेंड, प्लांट का जो स्टीम होता है उसको बेंड करते हैं डाउन अंटिल, कब तक, जब तक जमीन को टच न करे। द स्टीम इज देन कट वंस इट डेवलप रूट, ऐसे झुकाते हैं, मिट्टी से कवर करते हैं। जब इसमें रूट डेवलप हो जाता है, इसको यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ये होता है लेयरिंग। जैसे कि लेमन के अंदर, रोज के अंदर, जैस्मिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे लेयरिंग देखने को मिलता है। एयर लेयरिंग पता है, a slanting cut is made in the steam and kept separate with the toothpick. Moss and plastic were wrapped around it till the roots grow. जब तक रूट्स ग्रो ना करे तब तक इसको लपेटे रखते हैं, ऐसे बार ऊपर से लेयर हटा देते हैं, उसमें मॉस के सहायता और प्लास्टिक मतलब मॉस डाल के, कुछ प्लांट हार्मोन डाल के प्लास्टिक को कवर करते हैं। जब एक बार रूट आ जाता है तो यहाँ से उसको कट कर देते हैं। ये था एयर लेयरिंग। अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, दो अलग अलग सेम स्पेसीज के दो अलग अलग प्लांट को जोड़ा जाता है। जैसे मान लो यहाँ प्लांट है, यहाँ से कट लगा दिए, तो जो बेसल पार्ट होता है जिसका रूट होता है उसको स्टॉक कहते हैं, और जो अपर पार्ट को सीओन कहते हैं। कि किसी दूसरे प्लांट स्पेसीज सेम होना चाहिए, उसके यहाँ कनेक्ट करते हैं, बाद में ये मिल जाता है और मिलने के बाद एक साथ क्या करता है, ग्रो करता है। ये है ग्राफ्टिंग। देखो ये सब एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया हुआ है, तो नीट में आने की संभावना कम है, थोड़ा बहुत संभावना है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ग्राफ्टिंग में द स्टेम ऑफ प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट, मतलब कट करते हैं, दूसरे प्लांट को फिक्स करते हैं विथ ए ग्राफ्टिंग वैक्स। जैसे एग्जांपल एप्पल हो गया, ऑरेंज, वाटरमेलन, यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग करवाते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या है, दो अलग अलग प्लांट, सेम स्पेसीज के दो अलग अलग प्लांट को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे। अभी तक जो ही पढ़े वो सब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर से एक बार हम जो पढ़े उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्या क्या पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे क्या कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसका जो ऑफ स्प्रिंग होता है अपने पेरेंट का हूबहू कॉपी होता है, क्लोन्स उसको बोलते हैं, उसको क्लोन्स कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट के जस्ट सेम होता है, मतलब हूबहू कॉपी होता है, जिस वजह से वो मतलब चेंज एनवायरनमेंट खुद को सही तरह से ढाल नहीं पाता। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद देखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स देखिए क्या क्या जरिया है। देखिए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्यूजन क्या होता है, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बडिंग के बारे में पढ़े, ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़े, लेयरिंग के बारे में पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़े कि क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसमें देखिए एयर लेयरिंग देखे, ग्राफ्टिंग देखे, कटिंग देखे। उसके बाद देखिए कि जो कुछ फंजाई और जो अलगी होता है ये रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर। जैसे देखिए जू स्पोर देखे थे, कोनिडिया देखे थे पेनिसिलियम के अंदर। तो जो भी पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल्स और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट हिस्सा लेगा, फीमेल गैमेट हिस्सा लेगा। वो गैमेट सेम पैरेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट पैरेंट का भी हो सकता है। इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस होता है। अगर हम तुलना करें एसेक्सुअल की तुलना में काफी जटिल प्रक्रिया होता है, काफी धीरे होता है अगर हम एसेक्सुअल से तुलना करें तो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो क्या होगा, अपने पेरेंट्स से अलग होगा। अपने पेरेंट्स से क्या अलग होगा, मतलब उसके अंदर वेरिएशन होगा। एंड वेरिएशन ही क्या है, रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का। मतलब जो प्रोजेनी है वो खुद को चेंज इन्वायरमेंट सही तरह से ढाल पाएगा, मतलब उसके अंदर इवोल्यूशन पॉसिबल है। देखो द वैल्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो अपने पेरेंट्स से अलग कैसे होता है, उसके अंदर वेरिएशन कैसे आ जाता है वो देखते हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जीन के अंदर वेरिएशन आता है। वो कैसे आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। क्यों कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट बनाएगा, गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे बनता है, मियोसिस का परिणाम है। गैमेट्स कैसे बनेगा, मियोसिस होगा। मियोसाइट से मियोसिस होता है। जैसे कि मेल में बात करें, वुमेन मेल के अंदर बात करें तो स्पर्म इज द वुमेन मेल गैमेट। जो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। वहां पे मियोसाइट सेल होता है, मेल जर्म सेल होता है, वहां मियोसिस होता है और स्पर्म बनता है। मतलब कहना क्या चाह रहे, जो गैमेट होता है, चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट, वो मियोसिस का परिणाम है। और मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है, मियोसिस की एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। और मियोसिस के दौरान ही, मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट के पिकाइटिन अवस्था में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हम जब 11th में टॉपिक पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। अभी समझ लो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है एक्सचेंज हो जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का पार्ट आपस में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। और जिसके वजह से मतलब इतना समझो कि क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज हो जाता है, जो वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता है। फर्दर बात इस बारे में हम करेंगे जब पढ़ाएंगे वो सेल डिवीजन तक। मतलब क्या है कि मियोसिस का मतलब जो मेल गैमेट है वो मियोसिस का परिणाम, या फीमेल गैमेट मियोसिस का ही परिणाम है। सिंपली गैमेट बनता है मियोसिस की वजह से, मियोसिस का रिजल्ट है। जो सेल गैमेट बनाएगा वहां पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस में क्या होता है, एक स्टेप आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग में क्या होता है, दो क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या वेरिएशन आ गया, जीन के लेवल में अदल बदल हो गया। तो एक ये वजह है कि क्या है वेरिएशन आता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अभी समझाते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन के इनहेरिटेंस को प्रभावित नहीं करता, स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके वजह से भी वेरिएशन आ जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो अपने पेरेंट्स से अलग क्यों होता है। तो पहला बात है दो मेल मिल रहा, दो पेरेंट्स अपोजिट, एक मेल है एक फीमेल है, दो अलग अलग पेरेंट का गुण जा रहा है उसके अंदर, पहला बात। उसके बाद जो गैमेट बन रहा है वो मियोसिस का परिणाम है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस भी अंदर ही होता है, मियोसिस भी होता है, क्रॉसिंग ओवर। उसके अलावा क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सब कुछ वजह है जिस वजह से क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, डिफर करता है, अलग होता है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन वेरिएशन फॉर नेचुरल सिलेक्शन बात करेंगे इसके आगे कि इवोल्यूशन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचर वैसे ही जीव को सिलेक्ट करता है जो फिट होता है। बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। वो जीव जो रिप्रोडक्टिव ज्यादा फिट है वो क्या करता है, अपने प्रोजेनी को लिव छोड़ता है, अपने प्रोजेनी, उसी का प्रोजेनी आगे बढ़ पाता है। जो मतलब रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है उस जीव को, उस स्पीशीज को नेचर क्या करता है, हटा देता है।
मतलब क्या बताया कि वेरिएशन ही इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। वेरिएशन होगा ऑफ स्प्रिंग में, इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशन होगा, तो चेंज इन एनवायरनमेंट में जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे एनवायरनमेंट बदलते जा रहा है, तो उस पार्टिकुलर तरह के बदलाव में ये खुद को बदल सकेगा, खुद को सर्वाइव रख पाएगा और वही पीढ़ी आगे बढ़ पाएगा। मतलब वेरिएशन ही क्या है, इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ पे जीन के स्तर पे क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। फैसिलिटेट एडेप्टेशन, मतलब क्या कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स अलग होता है, तो आसानी से वो पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पार्टिकुलर तरह के एनवायरनमेंट में क्या करता है, वो एडेप्ट कर पाता है, जो इस इवोल्यूशन के दर को बढ़ा देता है। एसेक्सुअल का एडवांटेज देखिए तो ये क्या होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर पड़ता, एनर्जी को सेव करता है। कॉर्टशिप इज नॉन इशू, देखो कॉर्टशिप का मतलब होता है मेटिंग, कॉपलेशन, यहाँ पे कॉपलेशन में कुछ नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फिटनेस फॉर द ईच इंडिविजुअल, देखो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फायदा ये है कि जैसे मान लो कि इस लैब के अंदर मतलब आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करके आर्टिफिशियल तरीके से एक कोई सीड को डेवलप किया, कोई प्लांट को डेवलप किया जिसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा गुण है, अगर उसको नेचुरल कंडीशन में छोड़ देंगे तो क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और जो कैरेक्टर हम उसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर ना बढ़े तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जरिया है जिससे वो जो कैरेक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया वो मेंटेन रहेगा। अगर उसको फील्ड में छोड़ देंगे, खेत में से लगा देंगे तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से कैरेक्टर अलग अलग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा अगर कैरेक्टर को प्रिजर्व रखना तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा बेनिफिशियल होता है। डिसएडवांटेज देखिए तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा खर्च होता है, यहाँ पे कॉर्टशिप मतलब कॉपलेशन करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यूजुअली सेक्रीफाइस द फिटनेस ऑफ वन सेक्स टू अनदर, मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि यहाँ पे मेटिंग करना पड़ता है जो एक तरह का मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जिनके जो डिसएडवांटेज देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या है कि यहाँ पे जीन के स्तर पे बदलाव देखने को मिलता है, बहुत न के बराबर बदलाव होता है। चेंज एनवायरनमेंट उसका जो ऑफिस में होता है सही से अडेप्ट नहीं कर पाता और इवोल्यूशन को रिटार्ड करता है। यहाँ ये इवोल्यूशन प्रमोट नहीं करेगा, ये इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। यहाँ पे क्या है, यूजुअली सेक्रीफाइस द फिटनेस ऑफ वन सेक्स टू अदर, मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट चार मतलब 4 संतान तुम है तो कोई जरूरी नहीं है कि चारों सर्वाइव कर जाए, उस 4 में जो बेहतर हो वही सर्वाइव करेगा। तो देखो हम लोग यही अभी तक मतलब आज थोड़ा सा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बात किए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है विद अपोजिट सेक्स, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा और इसका जो प्रोजेनी होता है वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है और इसी वजह से वो जो प्रोजेनी या जो न्यू इंडिविजुअल्स होता है, जो संतान होता है, चेंज इन्वायरमेंट में खुद को सही तरीके से सर्वाइव कर पाता है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हाई ऑर्गेनिज्म मतलब ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी बेसिकली लोग बात किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।